Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी और उसके अंदर जो मेथड जो होती है, जो मोड ऑफ जो वाइंडिंग अप जो होता है डिसोल्यूशन करने का, वो है कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो होता है, यानी कि स्वेच्छा से वाइंडिंग अप करना, यानी कंपनी को स्वेच्छा से बंद करना। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया कि कंपलसरी वाइंडिंग अप कैसे होता है कंपनी का, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये देख लेते हैं वॉलेंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है। द कंपनी एंड द क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स without going to the tribunal may decide for the winding up of a company. In voluntary winding up, the company and its creditors, company and its members mutually decide on each other's rights. यानी कि जब वॉलेंटरी यानी कि स्वेच्छा से जब कंपनी को बंद करने की बात आती है, तो इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो कंट्रीब्यूटरीज जो होते हैं, ये सब लोग कोर्ट में जाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअली एक दूसरे के हक को जानते हैं और वो म्यूचुअली वो लोग डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ पे कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया को की जाती है। तो कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है कि वॉलेंटरी यानी कि स्वेच्छा से कंपनी को बंद की जा सकती है, तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ए कंपनी, सबसे पहला होता है ड्यूरेशन, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड हैज बीन अस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी स्पेशल अगर कोई पीरियड बताया गया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि इतने साल के लिए या इतने पीरियड के लिए हम लोग ये कंपनी को चालू कर रहे हैं, तो एक कंपनी में बी वाउंड अप वॉलेंटरीली बाय पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड। तो सिंपल एक जनरल मीटिंग को बुलाई जाएगी और वहाँ पे इसका एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीजर यहाँ पे की जाएगी। या तो फिर सेकंड है अकरेंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सम इवेंट्स हैव बीन स्पेसिफाइड on the occurrences of such event by passing an ordinary resolution in general meeting, a company may be wound up। तो वॉलेंटरी रेजोल्यूशन दूसरा किस तरह से हो सकता है? एक तो अकरेंस अगर हुआ, क्या रीजन है? तो अकरेंस यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया कि ऐसी कोई अगर घटना घटती है तो फिर यहाँ पे कंपनी को बंद किया जाएगा, और अगर हकीकत में ऐसी कोई घटना होती है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया है, तो फिर क्या करा जाएगा? एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जरिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाएगी और वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और यहाँ पे कंपनी का वाइंडिंग अप की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और थर्ड जो है कंडीशन वो होती है स्पेशल रिजोल्यूशन। ए कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इवन इफ इट इज इकोनॉमिकली साउंड एंड कैपेबल ऑफ पेइंग इट्स डेट। और या तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के भी कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है। अगर कंपनी की कैपेसिटी यानी जो इकोनॉमिकली इतना फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने डेब्ट्स को आराम से पूरा कर सकते हैं, इसके बावजूद भी अगर कंपनी अगर बंद करना चाहते हैं, तो क्या होगा? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेंबर्स होंगे, जो मीटिंग के अंदर जमा होंगे, वहाँ पे अगर 75% से ज़्यादा अगर वोटिंग होता है, 75% से ज़्यादा अगर ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए मेंबर्स अगर एग्री होते हैं, तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। और ये रिजोल्यूशन जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर इसको क्या करेंगे? रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, इसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी, और बाद में फिर जो होगा वो अपना कंपनी को वाइंडिंग अप की प्रोसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आप भी जो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन बाय मेंबर्स, यानी मेंबर्स किस तरह से इसको डिसोल्व करवा सकते हैं। वेयर अ कंपनी इज सॉल्वेंट, it is able to pay its debt in full, the voluntary winding up takes the form of members volunteering winding up. For this process, for this purpose, declaration of solvency shall be made by directors। यानी कि जब कंपनी फुल फ्लेज के अंदर अपना ऑपरेशन कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है और कुछ नुकसानी भी नहीं है, और उसके ऊपर कोई ऐसा कर्ज भी नहीं है कि वो अपने कर्ज को चुका नहीं सकती है, लेकिन फिर भी अब इच्छा है मेंबर्स की कि अब हम लोग अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं, बराबर है। तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो डायरेक्टर जो होगा कंपनी का, उसे एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी यानी उसे एक डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा, यानी उसको बाहेंधरी बोलते हैं, बाहेंधरी देनी पड़ेगी, उसे लिख के देना पड़ेगा कि हमारी कंपनी जो है वो अपना सॉल्वेंट है, यानी कि उसके पास इतनी एसेट्स है कि वो अपने जो भी डेब्ट्स है यानी उसके ऊपर जितना कर्ज है वो आराम से उसको चुका सकती है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये वाइंडिंग अप होता है। अगर मेंबर्स अगर चाहते हैं अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कराना, तो इसकी क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले आएगा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। Declaration of solvency: when a proposal of winding up is put forth by members,
डायरेक्टर्स हैव टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी एंड इट इज टू बी रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार। जो डायरेक्टर जो होगा, अगर मेंबर्स अगर खुद चाहते हैं कि कंपनी को अब यहाँ पे बंद करना है, तो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सोल्वेंसी का। तो ये डिक्लेरेशन कौन देगा? हमारा जो कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो एक डिक्लेरेशन बनाएगा और इसको रजिस्टर करवाएगा। कंपनी रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास जाके ये रजिस्टर करवाएगा। मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू मेक एन एफिडेविट फॉर द सोल्वेंसी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डायरेक्टर्स में से ज़्यादातर डायरेक्टर्स को यहाँ पे एक एफिडेविट भी करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है। द डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ विल मेक ऑल प्रोसीजर नल एंड वॉइड। अगर डिक्लेरेशन जो सोल्वेंसी का जो है वो अगर कानून के मुताबिक अगर नहीं बनाया गया तो फिर ये प्रोसीजर क्या गिनी जाएगी? उसको कर नहीं सकते ये प्रोसीजर वाइंडिंग अप की, बराबर है। तो डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी ये सबसे पहला प्रोसीजर है वाइंडिंग अप अगर करना है, मेंबर्स अगर स्वेच्छा से अगर करना चाहते हैं तो। सेकंड पॉइंट होगा इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है रिजोल्यूशन। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉल्स ए जनरल मीटिंग टू पास अ रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। फिर जब ये सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी बन गया तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? डायरेक्टर जो हो गए कंपनी के वो लोग जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसके अंदर एक रिजोल्यूशन जो वाइंडिंग अप करने का है उसका एक रिजोल्यूशन भी पास करवाएंगे। फिर थर्ड स्टेप जो है वो है अनाउंसमेंट ऑफ द रिजोल्यूशन। फिर जो मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ, जो रिजल्ट आया, उसका जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसका अनाउंसमेंट भी करना पड़ेगा कंपनी को। Where a company has passed a resolution for voluntary winding up, it shall, within 14 days of the passing of the resolution, give a notice of the resolution by advertisement in the official gazette and also in a newspaper which is in circulation in the district where the registered office of the company is situated। यानी कि जो रिजोल्यूशन जो पास हो गया वाइंडिंग अप का, तो रिजोल्यूशन पास होने के बाद 14 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी ऑफिशियल गैजेट में और एक न्यूज़पेपर में भी उसकी एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी थ्रू सर्कुलर। और वो कौन से न्यूज़पेपर होना चाहिए? जहां पे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो न्यूज़पेपर जो चलता है उस न्यूज़पेपर के अंदर उसको ये एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर। A liquidator is appointed to follow the whole process of liquidation. He administrates the financial matters of the company. अब यहाँ पे क्या होगा? कंपनी को बंद करना है तो एक लिक्विडेटर यानी कि जो भी एसेट्स जो भी कंपनी की होगी उसकी रीवैल्यूएशन करवाने के लिए एक नया एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, उसको बोलेंगे लिक्विडेटर। वो सारी जितनी भी एसेट है कंपनी की वो उसका सब कुछ ध्यान रखेगा और उसको बेचने की प्रक्रिया वो करेगा। यानी उसकी क्या ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से कीमत आ सकती है और कितना बेनिफिट जो भी प्रमोटर्स है, जितने भी क्रेडिटर्स है, कंट्रीब्यूटर्स है, सबको बेनिफिट भी अच्छे से अच्छा मिल सके, तो उसके लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सिसेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर्स जो है उनको जो भी कंपनी ने जो पावर्स और अथॉरिटीज़ दी है वो सारे पावर्स और अथॉरिटी उनसे ले लिए जाएंगे। सिसेशन ऑफ पावर्स के बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है नोटिस टू रजिस्ट्रार। द कंपनी शेल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर विद द नेम एंड अदर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। यानी जब कंपनी ने एक अपॉइंटमेंट कर लिया लिक्विडेटर का तो फिर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वहाँ पे इसकी एक नोटिस के जरिए उसका अपॉइंटमेंट का भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये आदमी है, उसका नाम दिया जाएगा और अदर डिटेल्स भी उसकी दी होगी कि किसको हमने लिक्विडेटर एज अ लिक्विडेटर हमने अपॉइंट किया है। वो भी हमें एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम यानी कि पर्टिकुलर जो टाइम दिया गया उस टाइम लिमिट के अंदर ही हमको उसे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद है टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स ऑफिसर। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी लिक्विडेटर विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। यानी जब कंपनी का जो लिक्विडेटर को हमने जिसको अपॉइंट किया है उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर हमें किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने फला भाई को हमने जो है लिक्विडेटर के तौर पे हमने इसको अपॉइंट किया है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट तो है री अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर।
If due to any reason the post of the appointed liquidator is vacant, then another person is appointed as liquidator. कंपनी रजिस्ट्रार शेल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट। अगर किसी वजह से जो लिक्विडेटर हमने जो अपॉइंट किया था उसकी जगह खाली हो जाती है, अगर वो उसकी पोस्ट खाली हो गई किसी भी वजह से, तो उसकी जगह पे फिर हमें एक नया लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वापस नया लिक्विडेटर को अपॉइंट किया तो फिर इसकी अगेन नए लिक्विडेटर की इंफॉर्मेशन जो है हमें रजिस्टर ऑफ कंपनी को देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट स्टेप इज द सेल ऑफ एसेट्स, यानी अब जो हमारी जो एसेट्स जो है अब वो बेचने की प्रक्रिया कंपनी की चालू हो रही है। द कंपनी लिक्विडेटर बाय वर्च्यू ऑफ अथॉरिटी वेस्टेड इन हिम कलेक्ट्स द एसेट्स एंड मे सेल देम टू फैसिलिटेट स्मूथ वाइंडिंग अप। जो लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट किया है अब वो सारी एसेट अपने कब्जे पर करेगा और वो क्या करेगा, यानी उसके कब्जे में करेगा, यानी उसकी अथॉरिटी के अंदर लेगा और वो बेनिफिट देखेगा कि जो स्मूथ यानी जो वाइंडिंग अप की जो प्रोसेस है एकदम स्मूथली चले, कि जो एसेट जो है उसको इतनी कीमत आए कि वो अपने कर्जदार जो कंपनी के उन कर्जदारों को भी उनका कर्ज भी अदा हो जाए और जो मेंबर्स है उनको मेंबर्स को भी उनका कुछ पैसा उसके मिले। तो वो कंपनी के हित के अंदर ये कंपनी के जो एसेट्स है उसको वो सेल्स करेगा। फिर उसके बाद आता है जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, where the winding up proceedings continues for more than 1 year. The liquidator shall call a meeting, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एवरी ईयर। तो फिर क्या होगा, जब वाइंडिंग अप की प्रोसीजर अगर 1 साल से ज़्यादा अगर चलती है तो जब तक वो चलती है वो हर साल क्या करेगा, लिक्विडेटर जो होगा वो जनरल मीटिंग कंपनी की हर साल बुलाएगा। अगर वो प्रोसीजर होते होते जितनी बड़ी कंपनी है और अगर इतनी सारी एसेट्स है अगर वो 1 साल में नहीं बिकती है तो 2 साल 3 साल अगर लगते हैं, तो जब तक इसकी सारी एसेट्स नहीं बिक जाती है तब तक जो कंपनी का लिक्विडेटर होगा वो जनरल मीटिंग हर साल उसको बुलानी कंपलसरी हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट is winding up of a company. The company liquidator calls the general meeting. He presents financial statements and reports of the winding up. Report of the meeting is sent to the official liquidator. Official liquidator gives report to tribunal. The tribunal may then take proper decision for winding up. तो यहाँ पे क्या होगा, जब लिक्विडेटर जो होगा वो एक जनरल मीटिंग बुलाएगा, सब कुछ खत्म हो गया यानी सारे एसेट्स बिक गए, तो उसके बाद क्या करेगा, लिक्विडेटर जो है वो एक जनरल मीटिंग बुलाएगा, फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबके सामने रखेगा एंड रिपोर्ट ऑफ वाइंडिंग अप, और वाइंडिंग अप का जो रिपोर्ट होगा वो भी उसके सामने रखेगा। फिर ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग इज सेंट टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर इसकी जो रिपोर्ट जो बनेगी, जो मीटिंग की जो रिपोर्ट है वो ऑफिशियल जो लिक्विडेटर होगा उसके पास दी जाएगी। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद कोर्ट फिर उसके ऊपर से अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी और बाद में फिर उसको वाइंडिंग अप का उसको आदेश देगी।